हाँ ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका जो पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं? बाइंडिंग एनर्जी। हिंदी में भी बाइंडिंग एनर्जी ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है हम रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य समझिएगा। ये रहा आपका जो है, ये रहा क्या आपका एटम, इसके जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसको जूम करके देखिए, इसको जूम करके देखिए, ऐसे न्यूक्लियस को जूम कर दिए, इसमें बहुत सारा प्रोटॉन, बहुत सारा न्यूट्रॉन, बहुत सारा प्रोटॉन एक साथ बंधा हुआ है। तो चलिए, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, लेकिन सभी प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उनके रिपेल्सन के वजह से इस न्यूक्लियस को तो टूट जाना चाहिए, कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब बहुत मजबूती से बंधे हुए लगते हैं। तो इसको बांध के रखता कौन है? उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी होगी ना। बांध के रखने के लिए जो एनर्जी जिम्मेवार है, वही एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। या यूं कहें कि इस न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना है। मान लीजिए इसमें जो है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बना है, इसको सबको अलग अलग करना हो तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? तो वही बाइंडिंग एनर्जी। जितना एनर्जी से बंधा हुआ है उतना ही एनर्जी अगर दे दें, हम बाइंडिंग एनर्जी दे दें, तो ये सारा का सारा जो है अलग अलग हो जाएगा। सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या कहते हैं? मास नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी। प्रश्न ये है कि बाइंडिंग एनर्जी आया कहाँ से? एनर्जी आया कहाँ से? इसको भी समझने के लिए एक जो है कंसेप्ट याद कीजिए कि आइंस्टाइन रिलेशन देते हैं E = डेल्टा एम सी स्क्वायर, या नॉर्मली इसको जो है हम लोग एम सी स्क्वायर लिखते हैं। यानी जो है एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, देखिए। और मास जो है, सी तो कांस्टेंट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। ये पहली बार आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मास जो हम लोग को डिस्ट्रक्टिव नेचर का सोच सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ भी कोई ना कोई मास होगा जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, या जो एनर्जी है उसके लिए, उसके बदले उसके इक्विवेलेंट कोई मास होगा। हम लोग देखेंगे उन सब बातों को। आइए, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो कहता है द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बॉन्ड। बोले ना, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं जिस एनर्जी से, उसको क्या बोलेंगे? इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, वही बाइंडिंग एनर्जी है। अब कोई कहे कि बाइंडिंग एनर्जी आया कहाँ से? अब इस कारण को समझिएगा कि आ कहाँ से रहा है बाइंडिंग एनर्जी। द मेन कॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के कारण क्या आता है? बाइंडिंग एनर्जी आता है। तो आपको ये सर मास डिफेक्ट क्या है? तो देखिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिएगा, फॉर एग्जांपल, फिर समझाते हैं हम, बहुत बढ़िया समझिए। मान लीजिए हम हीलियम ले लेते हैं, तो हीलियम में, हीलियम का जो है मास हम लोग 4u मापते हैं। कितना मापते हैं? 4 AMU एक्सपेरिमेंटेड मास है, ठीक है, 4 AMU है। अब देखिए, लेकिन इन रियलिटी कैलकुलेटिव मास के, तो एक्सपेरिमेंट किए कि एक हीलियम के पास कितना मास, तो 4u निकल के आया। लेकिन अगर कैलकुलेट कीजिए कि हीलियम में 2 गो क्या है? प्रोटॉन है, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कीजिए, अब प्लस 2 गो न्यूट्रॉन है तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, तो ये जो मास आएगा इस 4u से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। थोड़ा सा क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो ये थोड़ा सा देखिए, मैथमेटिकल मास जो है एक्सपेरिमेंटल मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक्चुअली तो थोड़ा सा ज़्यादा मास था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम मास है एक्सपेरिमेंटली, तो थोड़ा सा मास जो नहीं है वो कहाँ गया? वो बाइंडिंग एनर्जी, चूँकि जो है इसमें जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधा हुआ है, उसको बांधने में खर्च हो गया। वो मास जो है बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, देखेंगे। तो आइए हम लोग प्राप्त करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। किसका एक्सप्रेशन?
बाइंडिंग एनर्जी का। आइए, कंसीडर एन एलिमेंट, हिंदी वाले लोग ध्यान देंगे, बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिखेंगे कि वह ऊर्जा जिससे न्यूक्लियस के अंदर, मतलब कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए रहते हैं, उसे बाइंडिंग ऊर्जा कहते हैं या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मुख्य कारण मास डिफेक्ट है। क्या है? मास डिफेक्ट है। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग कहता है एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का समीकरण। कंसीडर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मतलब एक तत्व लेते हैं। क्या तत्व है? एक्स कोई एलिमेंट है, इसका जो है एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या Z है और मास नंबर द्रव्यमान संख्या A है। लिख दिए। कहता है लेट, मान लेते हैं m इजिकल, m जो है कैपिटल M क्या है? एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ एलिमेंट, हिंदी में तत्व का प्रायोगिक द्रव्यमान, जो प्रयोग से क्या द्रव्यमान आया। mp क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। mn क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो एक्चुअल मास कितना होना चाहिए? एक्चुअल मास होना चाहिए Z इंटू एम पी। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो कितना प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन के मास से गुणा कर दिए, प्लस न्यूट्रॉन का संख्या कितना होता है? A माइनस जेड, पिछले क्लास में बताए थे। तो A माइनस जेड इंटू एम एन, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या में न्यूट्रॉन के मास से गुणा कर दीजिए। ये हुआ एक्चुअल मास, ये हुआ एक्सपेरिमेंटेड मास। ये जो एक्चुअल मास और एक्सपेरिमेंटेड मास का डिफरेंस है, ये होता है मास डिफेक्ट। तो कोई पूछे कि मास डिफेक्ट का क्या है, तो कहिएगा द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास एंड एक्सपेरिमेंटेड मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। हिंदी वाले लोग क्या कहेंगे? प्रायोगिक द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, प्रायोगिक द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को मास डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ से देखिए फार्मूला बन रहा है, डेल्टा एम इजिकल टू जेड एम पी प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन बड़ा ब्रैकेट माइनस M। मतलब कि जो एक्चुअल मास है उसमें से हम लोग एक्सपेरिमेंटेड मास को यहाँ घटा दिए। ठीक है। और यही जो डेल्टा एम है, जो मास डिफेक्ट है, यही कारण बनेगा बाइंडिंग एनर्जी का। ये मास फार्मूला E बराबर mc² से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एनर्जी निकलेगा, अगर यहाँ मास डिफेक्ट रखें तो ये जो एनर्जी निकलेगा वो बाइंडिंग एनर्जी होगा। देखिए, नाउ दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, यही कन्वर्ट होगा। यानी बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? बी आपका होगा डेल्टा एम C²। डेल्टा एम का अभी देख ही लिए, जेड एम पी प्लस A माइनस जेड एम एन माइनस M है, ये हुआ डेल्टा एम इंटू C²। यहाँ से आपको जो है बाइंडिंग एनर्जी जूल में निकलेगा। ये जो किस में निकलेगा? जूल में निकलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आमतौर पे गिवन रहता है, तो उसके लिए हो जाएगा डेल्टा एम का वैल्यू ले लीजिएगा और सीधे सीधे 931 से गुणा कर दीजिएगा, ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेल्टा एम गुने 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। मेरा जो है उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए, अब एक नया टर्म आएगा। नया टर्म जो आने वाला है वो पहले हम आपको समझा दें, उसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। प्रति न्यूक्लियंस पर बाइंडिंग ऊर्जा क्या है? मतलब समझिए, अगर 4 गो न्यूक्लियंस है, 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बंधा हुआ है, इसका बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं कि 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको दीजिएगा तो इसका जो है चारों न्यूक्लियंस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इसका कितना होगा? क्योंकि इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी 4, में न्यूक्लियंस का संख्या भी 4, तो भाग लगा दीजिए तो आ गया 1। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस आया, पर न्यूक्लियंस कितना आया? 1 आया। ऐसा मतलब अगर इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दीजिएगा तो इसमें से 1 ही को निकलेगा, चारों अलग अलग नहीं होगा। समझ गए? सबको अलग अलग कर दे उसके लिए एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, एक न्यूक्लियंस को अलग अलग करे, अलग कर दे उसके लिए एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। मैंने टोटल बाइंडिंग एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से भाग कर दीजिए तो आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस मिल जाएगा। ठीक है। ये रफ कार्य था आपको समझाने के लिए, ये नोट नहीं करना है। आइए हम आगे बताते हैं।
टर्म क्या आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इसको डिनोट किए EBN से। क्या ऊपर लिखेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, क्या लिखेंगे, टोटल कुल बाइंडिंग ऊर्जा क्या होगा, एनर्जी। इसमें भाग कर देंगे मास नंबर से, द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान संख्या ही न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस का संख्या होता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या, जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ही तो मास नंबर है, तो जो कहिए न्यूक्लियस कहिए या मास नंबर कहिए। यहाँ से अगर आप देखिएगा, यहाँ जो है मोहर पर पड़ गया है उल्टा साइड तो नहीं दिख रहा, तो अलग लिख देते हैं। EBN का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना, BE डिवाइडेड बाई मास नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे जो है एक कर्व है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है इसको। अगर आपको बनाने आ जाए तो बहुत बढ़िया बात, ना आए भी तो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को वाई एक्सिस पर रखे हैं और मास नंबर द्रव्यमान संख्या को एक्स एक्सिस पर रखे हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया। तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक है, इसमें देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो मैक्सिमम होता है वो आयरन के लिए होता है, इसके बाद भी घटता है, इसके पीछे भी घटता है। इसके पीछे देखिए तो इन सब का जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बहुत ही कम है। इसमें कुछ शार्प है, जैसे कि हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया और सल्फर 32 हो गया। ये सब का थोड़ा ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है अपने नज़दीक वाले से, लेकिन फिर भी कम है। इसकी अपेक्षा देखिएगा आयरन से तुलना कीजिएगा तो इन सब का क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है। इस यूरेनियम का भी तो देखिए आयरन से तुलना कीजिएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है। अब देखिए हम अभी आपको बताएं ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है, एगो न्यूक्लियस को बाहर निकालने में कितना एनर्जी चाहिए। तो जिसका कम है वो आसानी से उसमें से न्यूक्लियस बाहर निकलेगा, जिसका ज़्यादा है उसमें से न्यूक्लियस बाहर आसानी से नहीं निकलेगा। मतलब जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है वो मतलब अनस्टेबल है, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ऐसा समझिए, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा, जैसे कि आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बाकी इधर भी जो अनस्टेबिलिटी है इधर भी अनस्टेबिलिटी है। अब दुनिया का सारा सब्सटेंस क्या करता है, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। तो देखिए इधर से यहाँ पीछे जितने भी लाइटर न्यूक्लियाई हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं संलयन, नाभिकीय संलयन करते हैं। और संलयन करके ये जो है हायर न्यूक्लियाई बनाते हैं यहाँ तक वाले। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इधर वाले क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। और इसके बाद वाले जो हैं वो चूंकि ग्रेटर न्यूक्लियाई है, बड़े न्यूक्लियाई हैं, फिर भी अनस्टेबल हैं, तो ये क्या करते हैं, स्प्लिट होते हैं, टूट जाते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में स्टेबल होने के लिए। तो उस घटना को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये टूटते हैं, इसको कहते नाभिकीय विखंडन। इधर होता है नाभिकीय विखंडन, इधर होता है नाभिकीय संलयन, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, इधर कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसका थोड़ा सा और एनालिसिस देखिएगा, तो यहाँ लिखे हैं द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन मतलब ये क्या होता है, 1 जिसका मास होता है प्रोटियम, 2 जिसका मास होता है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का 3 मास होता है, सब आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। डाइटोरियम इज और ये होता है ट्रिटियम इज लेस, देयर फॉर दे आर लेस स्टेबल। देखिए यहाँ पर इन सब का जो है ना बहुत लेस होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल है। वहीं देखिए फ्रॉम मास नंबर रेंजिंग 2 to 20, 2 से 20 तक जो मास नंबर है उसमें देयर आर सम शार्पली डिफाइंड पिक्स। कुछ के पास क्या है, पिक्स हैं। पिक्स समझते हैं ना, ये वाले चोटी जैसे जैसे हो गए हैं, पहाड़ जैसे पिक हो गए हैं। पिक्स हैज रिलेटिवली लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, उनके पास क्या है, सापेक्षिक रूप से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा है। आप हिंदी में कहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 2 से 20 है, उस 2 से 20 तक है, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास बाइंडिंग एनर्जी नज़दीक के परमाणुओं से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा है।
क्लियर, बस एक एनालिसिस है, इसका कोई खास बात नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम है? आयरन का, Fe56 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एज मास नंबर इंक्रीजेज आफ्टर 56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीजेज। देखिए इधर जितना भी मास नंबर बढ़ेगा, इधर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ के बाद जितना भी मास नंबर बढ़ाइएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस घटते चला जाएगा। ठीक है, तो वही बोले हैं कि एज मास नंबर इंक्रीजेज आफ्टर 56 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीजेज। जैसे देखिए यूरेनियम 92,238, इसका बाइंडिंग एनर्जी के आस पर न्यूक्लियस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे कि जैसे आयरन 56 के बाद जैसे ही जैसे मास नंबर बढ़ता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन कम होते जाता है। क्लियर। यूरेनियम 238 के पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, एक एनालिसिस है, बहुत कुछ खास इसमें बात नहीं है। आप ये तो समझ गए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होता क्या है और ये क्या चीज़ है। इसके कम होने से पता चलेगा कि आप अनस्टेबल हैं, इसके ज़्यादा होने से पता चलेगा कि आप स्टेबल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है? आयरन है। चलिए अब इसमें हम लोग बात करेंगे, कई लोग समझ रहे हैं लाइट वेट कट गया, नहीं लाइट वेट नहीं कटा है। सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, क्या 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 चीज़ का सिग्निफिकेंस, क्या महत्वपूर्णता है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, भूमिका क्या है बाइंडिंग एनर्जी की भूमिका। फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बी एबल टू नो डेट विच एलिमेंट विल अंडरगो फ्यूजन और फ्यूजन। उसी से ना हम लोग जाने हैं कि कहाँ तक के एलिमेंट फ्यूजन करेंगे और कहाँ तक के एलिमेंट फ्यूजन करेंगे। कहेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ग्राफ से हम यह जान पाते हैं कि कौन से तत्व संलयन करेंगे और कौन से तत्व विखंडन करेंगे। देखिए ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है जिसका जो एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 है, ये भी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है। ये दोनों जुड़ के 1 जुड़ के 2 हो गया, 2 जोड़ के 4 हो गया, तो हीलियम न्यूक्लियाई बन गया। तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन दो ठो मिलके क्या बन गया? हीलियम न्यूक्लियाई बन गया। तो ये जो है दो न्यूक्लियस आपस में जोड़कर एक ग्रेटर न्यूक्लियस बनाते हैं। ये प्रोसेस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। इसमें जो है एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। यहाँ लिखे हैं देखिए, यहाँ पे H12 will combine or fuse to give He24 and release large amount of energy. This process is called nuclear fusion. हिंदी में कहेंगे हाइड्रोजन एक दो कहने का मतलब एक एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर बिल कम इंग्लिश में हो जा रहा है। देखिए हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 2 संलयित होकर के हीलियम-24 का नाभिक देता है और इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। हुआ, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। कहेंगे हाइड्रोजन के मास 2 वाला आइसोटॉप 2 ठो मिल करके हीलियम का न्यूक्लियस तैयार करता है। इस तरह से चूंकि हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस मिलकर नाभिक मिलके हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो यह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए यूरेनियम जिसका जो है वो लार्ज नाभिक था, लेकिन उसका भी जो क्या है स्टेबल नहीं था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम था। ऐसे लोग जिसका लार्ज नाभिक होता है वे टूटते हैं 2 भागों में। विल स्प्लिट अप इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन विथ द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। यूरेनियम क्या करता है? यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टन, यूरेनियम न्यूक्लियस मतलब अगर हिंदी में कहेंगे यूरेनियम का नाभिक 2 नाभिक बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है और लार्ज मतलब कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है।
यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। देखिए, जब भी दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाएंगे तो न्यूक्लियर संलयन कहलाएगा। यहाँ जो है ये न्यूक्लियर संलयन का एग्जाम्पल है कि जहाँ हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बना रहे हैं और ऊर्जा जो है उत्सर्जित हो रहा है, और जहाँ एक नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिक बनाएगा और ऊर्जा उत्सर्जित होता होगा, वो क्या कहलाएगा? वो नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। जैसे यहाँ यूरेनियम के एक नाभिक बेरियम और क्रिप्टन के दो नाभिक में टूट जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, तो यह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय विखंडन कहलाएगी। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसके आगे फिर जो है न्यूक्लियस का क्लास होगा।